हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम 8 मार्च 2026 के करंट अफेयर के 15 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल पर करंट अफेयर के डेली क्वेश्चन को लेकर आते हैं, जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। हम इस वीडियो में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट का हो या वनडे एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए जो है हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा मिस्टेक है, रणजीत सिंह सिंधु है ये, इसको आप जरूर से सही कर लें। इसको क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 मार्च 2026 को पूर्व भारतीय राजदूत रणजीत सिंह सिद्धू को नई दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। वह विनय कुमार सक्सेना का स्थान लेंगे, जिन्हें लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। यानी जो रणजीत सिंह सिद्धू है वो तो है राजदूत थे भारत के पूर्व, और जो विनय कुमार है जो पूर्व दिल्ली के उपराज्यपाल थे, उनको जो है लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन को अब आप जरूर से ध्यान रखें। और अन्य जो बातें देखते हैं महत्वपूर्ण, सिंधु दिल्ली के 24वें उपराज्यपाल होंगे। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। अन्य राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति ने की है, उन सभी के ऊपर हम एक बार नज़र डालते हैं, देखते हैं। सैयद अता हसैन जो बिहार के राज्यपाल बने हैं, नंद किशोर यादव नागालैंड के राज्यपाल बने हैं, RN रवि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं, जिष्णु देव वर्मा महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं, प्रताप शुक्ल तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं, और कविंद्र गुप्ता जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। और तरनजीत सिंह सिंधु आप सभी जानते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल बने, और विनय सक्सेना जो है लद्दाख के उपराज्यपाल बने हैं। विनय सक्सेना पहले जो है दिल्ली के उपराज्यपाल के पद पर थे। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और ये जो है इनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155N, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 फाइटर जेट से किन दो पायलटों की मौत हुई? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यानी जो सुखोई 30 था वो हाल ही में जो है क्रैश हुआ है। इससे जो है किन दो जो पायलट थे उनकी जो है डेथ हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्वाड्रन लीडर अर्जुन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश तेंदुलकर की जो है इस हादसे में मौत हुई है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें, मार्च को असम के कार्बी अंगलोंग इलाके में ट्रेनिंग के दौरान रडार से गायब हुआ और भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में दो पायलट स्क्वाड्रन लीडर अर्जुन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गाकर की मौत हो गई। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। और सुखोई 32 इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसका इस्तेमाल वायु रक्षा, लंबी दूरी की स्ट्राइक और निगरानी जैसे महत्वपूर्ण मिशनों के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। सुखोई 32 इंजनों वाला एक लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना के लिए जो है रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने विकसित किया है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। भारत के पास जो है कितने जो है फाइटर जेट यानी सुखोई हैं, वो है 260 से अधिक हैं, और इनकी जो स्पीड है 2120 किलोमीटर प्रति आवर की इनकी स्पीड होती है। और कैम्बेज रेंज जो है इनकी यानी मारने की इनकी जो क्षमता होती है 1500 किलोमीटर होती है। हथियार क्षमता 8000 किलो तक के जो है हथियार की क्षमता इनके पास होती है। और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जैसे से ये जो है सुखोई 30 है ये लैस होता है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2026 को भारतीय लेखक और विचारक गुरुचरण दास को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइफ टाइम लिबरेटरियन अवार्ड से जो है गुरुचरण दास को जो है सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें, मार्च को भारतीय लेखक और टिप्पणीकार और विचारक गुरुचरण दास को लाइफ टाइम लिबरेटरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुरुचरण दास ने यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और ये 82 वर्ष के हैं, और ये जो 40वें लेबोरेटरी इंटरनेशनल वर्ल्ड समिट में ये सम्मान इनको दिया गया है। ये अवार्ड अमेरिका स्थित लेबोरेटरी इंटरनेशनल ऐसी हस्तियों को देता है जिनके विचार और लीडरशिप दुनिया भर में स्वतंत्रता के विचार को आगे बढ़ाया हो, उनको जो है ये लेबोरेटरी जो है अवार्ड दिया जाता है।
और इंडिया ग्रोज एंड नाइट 2012 में गुरुचरण की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है। इसे फाइनेंशियल टाइम में 2013 की सर्वश्रेष्ठ किताब लिस्ट में भी शामिल किया गया था। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। यानी इंडियन ग्रोज एंड नाइट जो गुरुचरण दास की जो है सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है, इसको जो है फाइनेंशियल टाइम की 2013 में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का जो है इसमें शामिल किया गया। लाइफ टाइम लाइब्रेरी अवार्ड 2024 से जो है शुरू किया गया था। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय संगीतकार शेख महबूब सुभानी का निधन हो गया। वह कर्नाटक के किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाद स्वरम को बजाने के लिए प्रसिद्ध है शेख महबूब सुभानी जो है इनका हाल ही में निधन हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। मार्च को प्रसिद्ध भारतीय नादस्वरम संगीतकार शेख महबूब सुभानी का निधन हो गया। शेख महबूब सुभानी 71 साल के थे। वे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत परंपरा से जुड़े थे। महबूब के पिता शेख मीरा साहिब और नाना शेख चिन्ना पीर साहिब भी प्रसिद्ध नादस्वरम संगीतकार थे। नादस्वरम एक भारतीय पवन वाद्य यंत्र है। सुभानी नादस्वरम आर्टिस्ट परिवार की 8वीं पीढ़ी है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। 2020 में शेख मोहम्मद 2020 में शेख महबूब और उनकी पत्नी कली सभी महबूब को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन उड़ीसा के किस अभ्यारण्य में किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है इंडियन बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है इसका आयोजन किया जाएगा दूसरे संस्करण का। यह कार्यक्रम 8 मार्च को हीराकुंड वन्यजीव प्रभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। का उद्देश्य भारतीय बाइशी यानी गौर के संरक्षण और उनके आवास के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। हाल ही में अपनी 848 गौरों की रिकॉर्ड आबादी के लिए चर्चा में रहा है। जो डिब्रूगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये जो है 848 गौरों की रिकॉर्ड आबादी के लिए चर्चा में रहा है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम का वह पहला कौन सा देश है जिसने हाल ही में जल दाह संस्कार को वैध किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड लैंड ने जो है जल दाह संस्कार को वैध किया है। बारे में महत्वपूर्ण बात है। स्कॉटलैंड जो यूनाइटेड किंगडम का वह पहला देश बना है जिसने हाल ही में जल दाह संस्कार को जो है कानूनी मान्यता दी है। इसमें प्रक्रिया की बात करते हैं। इसे क्षारीय जल अपघटन भी कहा जाता है। इसमें शरीर को पानी और रासायनिक के गर्म मिश्रण का उपयोग करके जो है विघटित किया जाता है। 1902 के बाद अंतिम संस्कार कानून में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। यानी जो जलदाह संस्कार है 1902 के बाद जो है अंतिम संस्कार में कानून में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। इसमें वैधानिकता की बात करें, यह पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में कानूनी अधिकार इसको प्राप्त है जलदाह संस्कार को। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के पहले डार्क स्काई पार्क के शुभारंभ की घोषणा की? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु ने जो है डार्क स्काई पार्क के शुभारंभ की घोषणा की है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने नामकल जिले के कोल्ली हिल्स स्थित यूर 16 आरक्षित वन में राज्य के पहले डार्क स्काई पार्क के शुभारंभ की घोषणा की है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। यानी जो है तमिलनाडु के नामकल जिले में जो है कोल्ली हिल्स में स्थित अरियूल 16 आरक्षण वन में जो है इस पार्क की घोषणा की गई है। इसका उद्घाटन जो है राज्य के वन मंत्री आर एस राजकंपन ने इसका उद्घाटन किया, जिसमें प्रमुख सचिव सुप्रिया साहू ने भी उपस्थित थे। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। और इसका उद्देश्य जो है क्या होगा, तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं के स्पष्ट सादृश्य के लिए कृत्रिम प्रकाश जो है प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य होगा। यानी तारों और ग्रहों और आकाशगंगाओं को स्पष्ट दृश्य के लिए जो है इसमें जो है आकाश के प्रदूषण को कम करने के लिए इसमें जोर दिया जाएगा। इसमें सुविधा की बात करें, इसमें खगोलीय अवलोकन के लिए उन्नत दूरबीन भी लाई गई है। इसको भी आप दूर से ध्यान रखें। पहल इसमें यह राज्य में पारिस्थितिकी संरक्षण और रात्रि पर्यटकों को बढ़ावा देने का इसमें प्रयास किया जाएगा। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2026 की रिपोर्ट के अनुसार मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु जो है हाल ही में अंगदान के मामले में भारत का अग्रणी राज्य बना है। इसको
इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, वर्ष 2026 की रिपोर्ट के अनुसार यानी मार्च तक के आंकड़ों के अनुसार मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान के मामले में तमिलनाडु भारत का जो है जो अग्रणी राज्य बना है, इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। और 2026 से पहले दो महीने में राज्य में 57 जो है मृत अंगदाता दर्ज किए गए, जो लगभग प्रतिदिन के एक अंगदान के बराबर हैं। यह कार्यक्रम ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु यानी ट्रांसटन के अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं। अस्पतालों का योगदान इसमें किस किन अस्पतालों का इसमें योगदान किया जा रहा है? गवर्नमेंट धर्मपुरी मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट राजाजी हॉस्पिटल मदुरई और अन्य केंद्र अंग पुनर्प्राप्ति से में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा इचिनस गीजर किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यानी जो इचिनस गीजर है ये किस देश के जो है नेशनल पार्क में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के जो है अमेरिका में यह इचिनस गीजर जो है स्थित है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, हाल ही में चर्चा में रहा इचिनस गीजर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध येलोस्टोन नेशनल पार्क के नॉरिस गीजर बेसिन में स्थित है और इसकी विशेषता यह है ये 6 साल में पुनः सक्रिय हुआ है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। में जो है सक्रियता की बात करें, आखिरी बार 2020 में फटा था और फरवरी 2026 में पुनः ये जो है शुरू हुआ है यानी सक्रिय हुआ है। इसकी विशेषता यह सबसे बड़ा अम्लीय गीजर है जिसका पीएच स्तर लगभग 3.3 से 3.6 सिरके के समान है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसकी खोज किसने की थी? यह 20 से 30 फीट की ऊंचाई तक गर्म पानी और भाप छोड़ता है, इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के मुद्दे के समाधान के लिए हाल ही में किस राज्य ने नारी अदालत योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है लागू करने को मंजूरी दी? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा ने जो है नारी अदालत योजना को जो है मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, त्रिपुरा राज्य सरकार ने राज्य के सभी 8 जिलों में चुनिंद्रा ग्राम चुनिंद्रा ग्राम पंचायत में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और घरेलू विवादों को सुलझाने के लिए नारी अदालत योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है लागू किया गया है, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। ये कितने जिलों में हुआ है? ये जो है 8 जिलों में जो है त्रिपुरा के 8 जिलों में शुरू हुई है नारी अदालत। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के मिशन शक्ति का हिस्सा है जिसमें 9 सदस्यीय समिति द्वारा विवादों का सामुदायिक समाधान किया जाएगा, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसमें जो है 9 सदस्य शामिल होंगे जो 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 है महिलाओं के द्वारा जो मुकदमे हैं उनको समाधान के लिए जो है स्थान पर ही यानी स्थानीय जो है समाधान इसमें कराया जाएगा। इसके अलावा असम और जम्मू कश्मीर में इस योजना को पायलट आधार रूप में जो है लागू किया गया है, इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। यानी असम और जम्मू कश्मीर में भी इस योजना को जो है लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला सोवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर किस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई द्वारा जो है सोवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लागू किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, डिजिटल वित्त के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक दुनिया का पहला सोवरेन फाइनेंशियल क्लाउड और सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया गया है जो है संयुक्त अरब अमीरात के केंद्र बैंक द्वारा। यह किस प्लेटफॉर्म द्वारा जो है सहयोग से विकसित हुआ है? जो कोर 42 के सहयोग से विकसित हुआ है, जो G42 समूह की सहायक कंपनी है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इस पहल का उद्देश्य यूए के वित्तीय क्षेत्र के लिए एक सुरक्षित और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल ढांचा तैयार करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुविषयक युवा उत्सव गूंज 2026 के तीसरे संस्करण का आयोजन किस विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू जम्मू विश्वविद्यालय जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, गूंज 2026 युवा उत्सव का तीसरा संस्करण जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा जो है आयोजित किया जा रहा है, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मोहन सिंह द्वारा किया गया है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। छात्रों के समग्र विकास को बढ़ाना और रचनात्मक सहयोग और प्रतिभा का मंच ये प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसमें जो है लगभग 600 छात्रों ने भाग लिया और गूंज उत्सव की शुरुआत 2024 में की गई थी, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की चूना पत्थर की गुफा में लगभग 68,800 वर्ष पुराना हाथ का स्टेनली से चित्र खोजा गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में जो है ये स्टेनली चित्र जो है खोजा गया है, जो 68,800 वर्ष पुराना है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण बातों की बात करते हैं इसमें। हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेशी क्षेत्र में स्थित मूना द्वीप की एक चूना पत्थर की गुहा गुफा में लगभग 68,800 वर्ष पुराना हाथ का स्टेनलेस चित्र यानी रॉक आर्ट जो है खोजा गया है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और वैज्ञानिक किसके द्वारा इसकी खोज की गई? इस खोज में ग्रिफ्थ यूनिवर्सिटी अडम्बर्म और मैक्सिम ओबर्ट और अधि अधि अगस ओक्टावियाना शामिल हैं। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसमें तकनीक गुफा की दीवार पर हाथ रखकर उस पर लाल ओकर रंग छिड़कर जो है एक छाप छोड़ी गई है। अब तक यह खोजी गई सबसे पुरानी गुफा है मानी जा रही है और प्रारंभिक मानव संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरती प्रजनन दर को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी जो है पेश की? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश द्वारा जो है ये पॉलिसी जो है पेश की गई है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में गिरती प्रजनन दर को रोकने के लिए यानी टोटल फर्टिलिटी रेट TFR को रोकने के लिए कार्यबल को संतुलित करने के लिए एक नई ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी पेश की। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। और जब मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में इसकी घोषणा की, जिसके तहत अब दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये तक का जो है मुआवजा दिया जाएगा। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसका उद्देश्य राज्य में कुल प्रजनन दर यानी TFR को 1.5 से बढ़ाकर 2.1 तक पहुंचाना है, क्योंकि राज्य की 58% आबादी में केवल एक ही बच्चा है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसका लक्ष्य इस नीति के 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी की उम्मीद है। यह नीति जनसंख्या नियंत्रण की बजाय अब जनसंख्या देखभाल पर जो है ध्यान केंद्रित करेगी। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 मार्च 2026 को विश्व में किस दिन के रूप में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जो है 8 मार्च को जो है मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी जो 2026 की थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 8 मार्च को जो है थीम जो है राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल, यानी सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, न्याय और कार्रवाई 2026 की थीम है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। जिसकी शुरुआत जो है 1911 में पहली बार यूरोपीय देशों में महिला दिवस में मनाया गया और 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता दी। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। और ये जो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, एक बार फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दें। और जो है इस चैनल पर हम करंट अफेयर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।